हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार। आज तुम लोगों को इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर था अर्थात जो चौथा लेसन केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का, उसमें हम चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा या तीसरे लेक्चर में कि सुनिकोट की अपक्रिया क्या है तथा सुनिकोट की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे हम निकालेंगे, तो वहाँ पर इतना हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रथम कोट की अपक्रिया की परिभाषा, प्रथम कोट की अपक्रिया के उदाहरण और प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक और प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए उसका अर्धायु काल। लेकिन इससे पहले एक चीज छूट रहा है। एक अपक्रिया होती है बेटा छद्म कोट की अपक्रिया, तो उसको भी हम पहले सीख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखना बेटा जो शून्य कोट की अपक्रिया लिखा था, उसके बाद लिखना छद्म कोट की अपक्रिया। एक चीज बेटा तुम लोगों को बता दें, ये कोई इस तरह की कोई अपक्रिया का प्रकार नहीं है, ठीक है। अपक्रियाएं तो कोट के आधार पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया और तृतीय कोट की अपक्रिया, अर्थात 4 प्रकार की अपक्रियाएं हैं कोट के आधार पर। लेकिन बेटा यहाँ कुछ ऐसी अपक्रियाएं हैं जिनमें हम देखते क्या हैं कि उनमें आभास होता है कि वो 2 अणु की अपक्रिया है या फिर द्वितीय कोट की अपक्रिया है। वो अपक्रिया लगती है द्वितीय कोट की, या फिर सबसे पहले हमने पढ़ा है आणविकता, उसमें आणविकता 2 है, अर्थात आणविकता 2 होते हुए भी वो प्रथम कोट की अपक्रिया है। आभास करते हैं कि 2 उसमें आणविकता है, अर्थात आणविकता उसकी 2 है, लेकिन वो होगी कैसी अपक्रिया? छद्म कोट या आभासिक एकाणुक अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रियाओं की परिभाषा में हम लोग लिखते हैं बेटा कि कुछ ऐसी अपक्रियाएं, कुछ ऐसी प्रथम कोट की अपक्रियाएं, सही सटीक परिभाषा में कुछ ऐसी प्रथम कोट की अपक्रियाएं जिसमें अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या 2 या उससे अधिक होती है। अपक्रिया प्रथम कोट की और अणुओं की संख्या 2 या उससे अधिक, तब उस सिचुएशन में हम उस अपक्रिया को कहेंगे छद्म कोट की अपक्रिया। तो चलो इसकी परिभाषा लिख लें हम बेटा। ऐसी प्रथम कोट की अपक्रिया ऐसी प्रथम कोट की अपक्रिया जिनमें अणुओं की संख्या जिनमें अणुओं की संख्या 2 या उससे अधिक होती है। तो ऐसी अपक्रियाएं बेटा, ऐसी अपक्रियाएं छद्म या आभासिक एकाणुक, तो ऐसी अपक्रियाएं छद्म या आभासिक एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती। प्रथम कोट की अपक्रिया जिनमें अणुओं की संख्या 2 या उससे अधिक हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को
हम आभासिक या छद्म टाइप की अपक्रिया कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण में हम तुमको समझा पाएंगे कि कैसे इसको कहोगे तुम छद्म एक आणविक अपक्रिया है। तो बेटा जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें, एस्टर का निर्जलीकरण करवा दो, एस्टर का, तो फार्मूला बेटा CH3COO C2H5, मतलब RCOOR, ऐसे फार्मूले वाले यौगिक क्या होते हैं, एस्टर। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ कह सकते हैं ये हो गया क्या, एक तरह का एस्टर या एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का हम करवा लें क्या, जल अपघटन। जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाते हैं तो ये अपक्रिया बन जाती है CH3COOH प्लस C2H5OH। देखो इनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। इधर देखते हैं बेटा, ये है एक तरह का एस्टर है जिसको कहते हैं हम एथिल एसीटेट। तो हम इसमें कहेंगे कि अगर इसकी आणविकता हम देखें बेटा, तो आणविकता इसमें 2 है, क्योंकि 2 अणु है भाई, एक एस्टर एक जल, तो आणविकता 2 है, लेकिन हम कहते हैं कोट 1 है। तो तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें अभिकारक तो 2 है सर, लेकिन आणविकता क्यों 1 है। तो यहाँ ये समझना है कि जैसे हम मान लें कि एस्टर है और उसमें जल की मात्रा तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो जल की मात्रा। तो यहाँ पर जब किसी पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक हो और दूसरे की अपेक्षा, एक पदार्थ की मात्रा दूसरे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो, सपोज करो जैसे एक बड़ा सा टब हो या बड़ी सी बाल्टी हो जिसमें तुम पानी भरे हो, ठीक है, और उसमें 2-3 चम्मच नमक डालते जाओ। तो चाहे उसमें बेटा 1 चम्मच नमक डालो चाहे 2 चम्मच नमक डालो, उस पानी की सांद्रता पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, उस बड़े से टब में पानी के हम बात कर रहे हैं जल की मात्रा थोड़ी थोड़ी डालने की। तो हम उस जल में जो तुम्हारा दूसरा पदार्थ है क्या कहते हैं नमक, उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा डालो 2-3 चम्मच। तो 2-3 चम्मच उसके लिए क्या है, अर्थात उसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वैसे ही ये जल है, ठीक है। तो जब हम एस्टर में जल को मिला रहे हैं या एस्टर के जल अपघटन कर रहे हैं, तो एस्टर की सांद्रता पर ये जो जल है ये कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, छद्म कोट की या छद्म एकाणुक, या इसको हम मान लेते हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया है। इसमें अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या तो 2 है, लेकिन जल इसकी एस्टर की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, इसीलिए इसका केवल हम 2 अणुओं के होने का आभास जता रहे हैं, आभास कर रहे हैं। लेकिन ये अपक्रिया की जो अभिकारक की सांद्रता है उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, तो इसको कहेंगे हम छद्म कोट की अपक्रिया, ठीक है। अब देखो दूसरा एक और उदाहरण देख लो बेटा, जैसे कक्षा 10 में या अन्य कक्षाओं में तुमने पढ़ा है कि जब चीनी का जल अपघटन करवाते हैं, चीनी का जल अपघटन, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो जैसे चीनी C12H22 वो 11, ये हम मान लेते हैं क्या, ये बेटा है सुक्रोज, ये है सुक्रोज का हमने जल अपघटन करवा दी, तो यहां मिल गया एक बन गया क्या ग्लूकोज और सेम ऐसा ही फार्मूला फ्रक्टोज। फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन आगे क्लासों में तुमको बताएंगे कि फार्मूले सेम होते हुए भी इनकी संरचना और इनमें पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह में अंतर होता है। इसीलिए अणु तो समान होंगे लेकिन इनकी संरचनाओं में भिन्नता होती है। तो यहाँ उधर छोड़ दो, इनकी बात करते हैं। यहाँ भी सुक्रोज की सांद्रता पर या चीनी की सांद्रता पर जल अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, तो आणविकता 2 कोट 1, तो ऐसी अपक्रियाओं को कहेंगे हम बेटा छद्म कोट की अपक्रिया या आभासी
एकाणुक क्रिया, आभासिक या आभासी, आभासीय एकाणुक क्रिया। ठीक है, अब इतना तुम लोग लिख लो। उसके बाद हम लिखवाते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया। इसके बाद तुम लोगों को सीखना है बेटा प्रथम कोट की अपक्रिया, उनके उदाहरण और प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए उनके वेग स्थिरांक का समाकलित व्यंजक। ठीक है, तो ये हो गया होगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं और बता दें तुमको हम। और एक चीज और बता दें बेटा, ये तुमको क्रमशः नोट्स में लिखते जाना है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब तुम लोगों को सीखना है, पहले बता दें तुमको प्रथम कोट की अपक्रिया। बेटा लिख लो प्रथम कोटि की अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे हमने बताया कल कि या पिछले वीडियो में कि शून्य कोट की अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिन पर अभिकारक की सांद्रताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो शून्य कोट की अपक्रिया होगी, लेकिन वैसे ही तुम लोगों को शून्य कोट की अपक्रिया जिस पर अभिकारक की सांद्रताओं का कोई प्रभाव न पड़े। प्रथम कोट की अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होगी जिस पर अभिकारक की सांद्रताओं पर जो अभिकारक की घातें हैं, प्रथम घात, अभिकारक की प्रथम घात की सांद्रता पर प्रभाव पड़ता। अर्थात हम बता दें कि जो अभिकारक की सांद्रताएं हैं उनकी प्रथम घात का हम ऐसी अपक्रियाएं जो किसी अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती। चलो, ऐसी अपक्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती हैं, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। प्रथम कोट की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अपक्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती हैं, प्रथम कोट की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखें बेटा इसमें इनके लिए दर जिसको हम हमेशा लिखते हैं आर से, तो ये हो जाएंगी प्रथम घात मतलब बेटा ये लिखते हैं 1। ऐसी अपक्रियाएं जिनकी दर सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, या फिर ऐसे लिखते हैं दर बराबर, उनके लिए दर के एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए जो दर ये हो जाएगी K इंटू ए। तो ये हो गई तुम्हारी प्रथम कोट की अपक्रिया की परिभाषा। और इनके उदाहरण है बेटा, जैसे अभी हमने बताया था छद्म कोट की अपक्रिया, तो वही उदाहरण तुम इधर लिख सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी क्या थी, प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो उदाहरण में लिख दो ऐसे CH3COOH C2H CH3COOH C2H5OH और H2O। यहाँ लिख देते हैं CH3COOH प्लस C2H5OH। ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। C6H12O6। ये हो गए बेटा तुम्हारी प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के उदाहरण। तो ये हो गई। तो ऐसी अपक्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रताओं की प्रथम घात पर निर्भर करती हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती हैं। तो ये हो गई तुम्हारी प्रथम कोटि की अपक्रिया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है। नहीं फिर इसका बताते हैं हम। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित व्यंजक। यहां पर बेटा कोई अपक्रिया मान लो कि मान लेते हैं, माना अपक्रिया इसे मान लेते हैं ए, ये अभिकर्मक था जिसने क्या दिया, एक प्रोडक्ट। अब लिख लेते हैं कि जब समय क्या था बेटा t0 पर जो सांद्रता थी एकदम जीरो ऑर्डर की तरह। इससे पहले वीडियो में बताया था जब अपक्रिया क्या है, समय t0 अर्थात अपक्रिया नहीं चालू हुई तो सांद्रता, इसकी सांद्रता हम मान लेते हैं बेटा a, और प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बना, और t समय पश्चात हो जाएगा क्या बेटा a माइनस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट x बन गया है। भाई जितना प्रोडक्ट अभिकारक से प्रोडक्ट में बदलेगा भाग, उतनी उसमें कमी आ जाएगी। तो यहां फिर हम लिख देते हैं बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लगा दोगे तो यहाँ वही dx अपान dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख देंगे a माइनस एक्स, और यहाँ से हम इसका चिन्ह अगर हटा दे बेटा तो आ जाएगा dx अपान dt इक्वल टू k a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको ले आओ इसके नीचे तो हो जाएगा dx a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt। इसको मानो बेटा समीकरण 1। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। अब यहां लिख दें समीकरण, इधर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 का समाकलन करने पर
समाकलन करने पर। अब समीकरण 1 का समाकलन कर दो, तो इधर है dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू है k dt। ये कांस्टेंट इसको बाहर रख दो, इसका समाकलन कर दो। जब इसका समाकलन करोगे तो यहां आ जाएगा बेटा log e a माइनस एक्स इक्वल टू k kt प्लस का c कहां से है? c समाकलन नियतांक है। c क्या है? समाकलन नियतांक लिख दो, या फिर c क्या है? समाकलन नियतांक। क्या लिख देते हैं? c इंटीग्रेशन या समाकलन, c समाकलन c समाकलन नियतांक। अब c का मान निकालने के लिए तुम क्या करो बेटा? तो क्या करेंगे? यदि x इक्वल टू 0 और t बराबर 0, यहाँ t का मान 0 करोगे तो इतना पोर्शन, इतना मामला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या करोगे? ये इसका मान 0, तो भाई क्या है? यहाँ से आ जाएगा बेटा माइनस लाख। अगर तो c का क्या होगा मान? माइनस लाख a बेस e, a बचेगा यहाँ और इधर आ जाएगा c। यह अगर तुम्हारा c का मान, अब c का मान इसको मान लेते बेटा समीकरण 2, ये हो गया तुम्हारा समीकरण लाख। ये जो c का मान है समीकरण 2 में रख दो, तो यहां लिख देंगे बेटा c का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में c का मान पुट कर दो, तो यहां पर तो सीधे वैसे ही रख दो, हो जाएगा बेटा माइनस लाख बेस e a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और c के स्थान पे ये पुट कर देना है। तो ये प्लस का सीधा है, लेकिन ये माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस लाख बेस ई ए बेस ई। अब देखो यहां से इसका मान इधर रख देते हैं। यहां क्या करेंगे? क्योंकि तुम लोगों को पता है बेटा कि अगर हम क्या करते हैं, देखो log m बटे n, log m बटे n लिखते हैं, तो क्या हो जाता है? log m माइनस का log n। बस यहाँ कुछ नहीं है, ये क्या है? log m और n जैसे हैं, log m और n जैसे, इनको सीधा क्या कर देंगे? इसी हिसाब से इसको पुट कर देंगे। kt को इधर ले आओ बेटा, तो इसको साइड में लिख लेना, तो यहां से हो जाएगा kt इक्वल टू kt बराबर हो जाएगा, या फिर इधर कर दो, kt को इधर ही रहने दो, kt और बराबर किधर ले आओ उसको उठा के, तो यहां से ये हो रहा है log a बेस e माइनस, क्योंकि भाई ये इधर माइनस का इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा माइनस log e a माइनस एक्स। क्लियर हो गया? इस फार्मूले से एकदम ऐसा ही हो गया, ये एकदम इस तरह का हो गया, इसको ऐसे हम पुट कर देंगे। अब यहां से लिखते हैं बेटा kt इक्वल टू log बेस e a अपान a माइनस एक्स, जैसा आपने बताया था ऐसा हो गया। ये ऐसा था और हमने ऐसा इसको कर दिया। अब एक चीज और बता दें, यहां इधर लिख लेना कि अगर इस log बेस e को log बेस 10 में चेंज करना हो तो हम क्या कर देते हैं, तो यहां लिख देंगे log बेस e
ई को अगर हम log बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 और log बेस 10 ये फार्मूला आ जाता है। तो log ई के स्थान पे इतना पुट कर दो, बन गई कहानी। तो के टी इक्वल टू 2.303 log बेस 10 और यहां हो गया a अपान a माइनस एक्स, क्योंकि तुमको क्या निकालना है, बेग स्थिरांक। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए बेग स्थिरांक का मान निकालना था। तो बेटा क्या करते हैं कि बेग स्थिरांक क्या होता है, तो के को इधर रखो, ये हो जाएगा 2.303 अपान टी, भाई टी को इधर ले आओ, log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ये समीकरण 1, समीकरण 2, इसको मान लो बेटा समीकरण 3। ये समीकरण 3 तुम्हारा आ गया। और यहां लिख देना जहां समीकरण 3 या फिर समीकरण 3 प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए बेग स्थिरांक है, जहां या फिर समीकरण 3 को प्रथम कोट की अपक्रिया का, प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण 3 को प्रथम कोट की अपक्रिया का बेग स्थिरांक का व्यंजक कहते हैं। एक बार बेटा फिर से बता देते हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए बेग स्थिरांक का समाकलित व्यंजक निकालना है। तो हमने एक अपक्रिया मान ली बेटा कि ये कोई अपक्रिया है, तो t0 पर उसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता, इसकी क्या है, अभी हमने इससे पहले ये बताया था। तो इसकी सांद्रता क्या है, a माइनस ये है। तो t समय पश्चात भाई समय बढ़ा रहे हो तो सांद्रता बढ़ेगी, तो इस सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी ना, सांद्रता में कमी आएगी, तो a माइनस एक्स हो गया। तो हम क्या इसके बेग के हिसाब से लिखते हैं dx अपान dt, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से यदि अपक्रिया की बेग दर लिखते हैं तो क्या है, dx अपान dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स। जब यहाँ हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आ गया। अब क्या है, dt को हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ हो गया a अपान dt अपान a माइनस एक्स और इंटू के dt। अब इसका जो समीकरण 1 बना उसका हमने क्या कर दिया बेटा, समाकलन कर दिया। जब समाकलन किया तो फार्मूला ये आ गया, क्योंकि समाकलन पे ये मान आता है माइनस log ई, ठीक है। समाकलन पर ये जब फार्मूला आया तो यहाँ कांस्टेंट सी आ गया, तो मानेंगे सी क्या है, एक समाकलन नेता। यदि सी का मान निकालना है तो एक्स प्रारंभिक मात्रा में अगर जाए, प्रारंभिक वेग में अपक्रिया की, तो यदि x बराबर 0 t बराबर 0 तो c का मान आ जाता है ये, इसमें से पुट करोगे बेटा, ठीक है। अब जो समीकरण c का मान समीकरण 2 में रख दें तो ये पूरा मान निकल आया। फिर जब ये मान निकल आया है तो हम बताए हैं ये है log m माइनस n की तरह। तो log m माइनस n को जब हम log m माइनस log n, उनको जब हम इस रूप में लिखते हैं, log m माइनस log n को log m बटे n के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ ये एकदम ऐसे ही थे, एकदम ऐसे ही थे, जिनको हमने पुट कर दिया log m माइनस n के रूप में। और फिर यहाँ आया kt इक्वल टू log बेस e a अपान a माइनस एक्स, और log e का मान बेटा होता है 2.303। तो जहाँ 2.303 अपान t आ गया, उसके बाद हमने log e के स्थान पे जब मान पुट किया तो फार्मूला आ गया kt बराबर 2.303 log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, और a अपान क्या कहते हैं, क्योंकि हमको मान निकालना था क्या कहते हैं बेग स्थिरांक का, जब बेग स्थिरांक का मान निकालेंगे तो k को बाहर कर दिया, t को इसके नीचे ले आया, तो यहाँ पर ये
फाइनली तुम्हारा जो समीकरण बना है यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अब ये तुम लोग लिख लो। उसके बाद बताते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल। लिख लो। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक था। अब इससे बेटा अर्धायु काल भी पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का टी हाफ या अर्धायु काल, तो वो जान लेते हैं, पहले उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये जितना इस समय पढ़ाया जा रहा बेटा, ये इस पाठ का या जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इससे तुम ये मान लो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनना है क्लियर। तो फिर हम एक और बता देते हैं इससे कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल। प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु का। अर्धायु काल अर्थात बेटा अगर हम कहें कि प्रथम कोटि की जो प्रारंभिक सांद्रता थी या अर्धायु काल की जो सांद्रता है उसको क्या करते हैं, हम आधा कर दें। तो अर्धायु काल की प्रारंभिक सांद्रता को आधा करने पर जो समय प्राप्त होता है उसे हम प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। तो लिख देते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को प्रथम कोटि की अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को आधी करने पर लगा समय अर्धायु काल, इसको हम लिखते हैं बेटा टी हाफ कहलाता है। किसी किसी किताब में बेटा इतना ये भी लिखा है 0.5, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी क्या है टी हाफ ही है। या फिर वह समय जिस पर प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी रह जाए, अपकारक की सांद्रता की आधी रह जाए, उसको हम कहेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को आधी करने पर लगा समय या आधी करने में जितना समय लगता है वो प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। अब देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक अभी हमने निकाला था वेग स्थिरांक का k = 2.303/t log/10 a/a-x। यहाँ क्या कर देना है, यदि t के स्थान पे लिखते हैं कितना बेटा टी हाफ, और a-x के स्थान पे लिख दें a/2, आधा कर देना ना। तो अब देखो बस इसी से बन गया। तो यहाँ से बेटा हो जाएगा k = 2.303 अपान, अब इसके स्थान पे रख दें कितना बेटा टी हाफ log/10 a अपान, इसके स्थान पे रख देना a/2, क्या हो जाएगा 2.303
टी हाफ log बेस 10। अब देखो ये पलट के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2, ए से ए कैंसिल कर दो, तो यहाँ आ गया बेटा 2 k इक्वल टू 2.303 इंटू टी हाफ, ये पूरा कट गया तो यहाँ बचा बेटा log 2 बेस 10, जहाँ log 2 बेस 10 का मान होता है, log 2 बेस 10 का मान होता है 0.3010। अब बस इतना ही पुट कर दो, आ गया। एकदम साधारण सी बात थी, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू ये मान पुट कर दो 3010। अब इसका गुणा करके देख लेना बेटा, 0.693 अपॉन टी हाफ इतना आएगा। अब क्योंकि तो हमको निकालना है कि अर्धायु काल, तो यहाँ लिखेंगे टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया के, ठीक है। ये हो जाएगा कि किसी प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायु काल, ये हो गया टी हाफ। एक चीज बेटा छूटा है, जब हमने प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए ये वाला व्यंजक निकाला था, ये व्यंजक, तो उसी समय हमको बता देना था कि प्रथम कोट की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ से हम देख लें, इससे पहले लिखना कि प्रथम कोटि की, ये जो हम बता रहे हैं ये इससे पहले प्रथम कोट की अपक्रिया में लिखना, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, अगर हम बेटा चाहें तो यहीं से यहाँ से भी निकाल सकते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक। इस वाले फार्मूले से निकाल दो भाई, के आधा ही तो किया है लेकिन कुछ वो तो बदलाव हुआ नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो वेग स्थिरांक के, ये क्या सब कांस्टेंट अगर इनको मान लें तो ये यहाँ से आ रहे हैं के इक्वल टू 1/t, जिसको हम लिख सकते हैं के बराबर, अगर लिखे टी सेकेंड में तो सेकेंड इनवर्स, बस यही होगी बस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं का मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इतना तुमको पहले लिख लेना है बस। ये जो पॉइंट हमने लिखवाया बेटा, ये अर्धायु काल के पहले लिखना है। कहने का मतलब जब प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए जो व्यंजक निकाला था, ये जहां उसकी परिभाषा लिखा था व्यंजक के नीचे लिख लोगे तो सबसे अच्छा है, नहीं जहां हमने परिभाषा बताई थी वहीं लिख लोगे तो सबसे बढ़िया बात। तो ये हो गया तुम्हारा अर्धायु काल और प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक। तो हम तुम लोगों को बेटा बता दें कि ये जितना भी टॉपिक है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम लोग इसको मन लगा के पढ़ो, ठीक है, मन लगा के पढ़ो। और जो चीज़ जहाँ नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट्स के रूप में हमको बताओ, ठीक है, तो हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात तुम लोगों को बता दें, ये परीक्षा में आना निश्चित है, ठीक है। तो आज तुम लोगों ने पढ़ा बेटा आभासीय एकाणुक या छद्म अपक्रिया किसे कहते हैं, छद्म कोट की अपक्रिया, फिर प्रथम कोट की अपक्रिया और उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक पढ़ा, फिर प्रथम कोट की अपक्रिया की जो अर्धायु काल है उसकी परिभाषा और व्यंजक, ये तुम लोग एकदम ध्यान से पढ़ना। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नए वीडियो में अपने लेके आएंगे नया टॉपिक।